एवरीवन, वेलकम टू द एके सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के लिए गेट ईएससी के लिए और वेरियस स्टेट के जितने भी एई के जेई के एग्ज़ाम होते हैं आपके, उन सब के लिए हम क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है। तो आज जो हमें अपना पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, पहले मैं आपको उसमें के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे पढ़ना है। पढ़ाने का तरीका ये होगा कि हम लोग डायरेक्ट थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। पहले जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट लग रहे हैं, उन कंसेप्ट को एनालिसिस करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा, जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल है जो पढ़ने का, वो एलिमिनेट हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी पड़ेगी, केवल पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। जब हम प्रीवियस ईयर के, अगर हम चाहे गेट के क्वेश्चंस लें और ईएससी के क्वेश्चंस लें या एसएससी जेई हो आपका, और यूपी पीएससी एई हो और ऑल स्टेट एई जेई हो, मतलब जितने भी आपके ऐसे एग्ज़ाम हैं। ठीक है। अगर इन सब के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए कंसेप्ट के थ्रू, तो आपका कोई भी सिंगल एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें आप वो क्वेश्चंस ना कर पाओ। जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके गेट में आने वाले, ईएससी में आने वाले, एसएससी जेई में आने वाले, अगर इन सब के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें कुछ बचेगा नहीं आपका। समझ रहे हो? तो हम केवल वही पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कंसेप्ट लग रहे हैं, और उनको एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे। सीक्वेंस से पढ़ने के बाद का मतलब है कि अगर सपोज करिए हमने चैप्टर स्टार्ट करा डिटर्मिनेसी एंड डिटर्मिनेसी। ठीक है। तो डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो हम उनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। जैसे हमने डीएस फाइंड करना है, यानी कि डिटर्मिनेसी फाइंड करनी है स्टैटिक, पहले हम फ्रेम की फाइंड आउट करेंगे, फिर बीम की, फिर ट्रस की। ठीक है। इसी तरह से हम इंडिटर्मिनेसी फाइंड करेंगे। ठीक है। और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी जो होती है डी के, उसको फाइंड करेंगे फ्रेम के लिए, बीम के लिए, ट्रस के लिए। ठीक है। जब हम इस सीक्वेंस में चलेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस है ना, वो रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। अब जो कुछ भी क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चन को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस क्वेश्चन में आपको कौन कौन से कंसेप्ट लग रहे हैं, उन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सीधा कह सकते हो कंसेप्ट थ्रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या कह सकते हो? कंसेप्ट थ्रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को लेंगे, उनमें जो कंसेप्ट लग रहे हैं उनका एनालिसिस करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सारे क्वेश्चंस उस चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कुछ बच्चे ऐसे के होते हैं कि जिनके पास टाइम नहीं है कि हमें थ्योरी पढ़नी है फिर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब डायरेक्ट जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसने थ्योरी पढ़ रखी है तो क्वेश्चंस करे सीधा। ठीक है। आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कुछ, फिर आपके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, जो चीज़ आपकी डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे इससे। ठीक है। एक बच्चा ऐसा है कि जो फ्रेशर है, जो तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, तो उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो क्वेश्चंस करेगा तो उसको कंसेप्ट भी पता चलेंगे। ऐसा ही नहीं कि उसको रटना है। तो अगर रटोगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप उसको इजीली कर लोगे। इसीलिए जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है या जो भी बच्चा लेक्चर देख रहा है, तो वो अपने नोट्स बनाए, क्वेश्चंस करे, प्रैक्टिस करे। आप देखना, जब मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है। तो सपोज करिए इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, वो सपोज क्या करना है कि हम लोगों इस लेक्चर में डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी हम पढ़ते हैं वो दो तरह की पढ़ेंगे। ठीक है। दो तरह कैसे, मतलब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले क्या है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो दूसरा है आपका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी।
ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी के, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी एस। ठीक है, अब ये डी एस भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। डी एस होता है, समीशन होता है डी एस ई प्लस डी एस आई। ये क्या होता है आपका, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी। ये क्या हो जाएगा आपका, डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर आपने सोम तो पढ़ा ही नहीं है और स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट कर दिया, और जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो सोम का ही एडवांस वर्जन है। ठीक है, मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बस जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ लेना। ठीक। और जिसको दिक्कत आती है कि सर मुझे तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप थ्योरी लेक्चर पढ़ाइए, उसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं उसके लिए थ्योरी लेक्चर भी बना दूंगा। मगर एक बार आप लेक्चर को पढ़िए, उसे समझिए, फिर क्वेश्चंस करिए, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, तो आप जब इन चीज़ों को करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। पहले आप लेक्चर को देखिए एक बार। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी क्या होती है। ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेसी और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, इफ all the uh, all the internal loading if all the internal loading and all the support reaction all the support reaction all the support reaction in any structure in any structure can be find out using equation of statics then structure is called statically determinate statically determinate। ठीक है, otherwise the structure is called as statically indeterminate। स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट आपको मैंने बताया है डेफिनेशन के थ्रू। अब इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जो डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है वो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने का जो मतलब होता है उसमें क्या होता है, हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना और मेंबर फोर्स निकालना। ठीक है, अब आपको एक टर्म दिख रहा है, ये इंटरनल लोडिंग। ये बहुत बच्चों के लिए जो टर्म है ये बहुत नया होगा। ठीक है, और एक आपका सपोर्ट रिएक्शन, ये बच्चों ने सुना होगा, काफ़ी बच्चों ने सुना होगा। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स, ये तीन जो चीज़ें आपको दिख रही हैं
यही इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रही है, यानी कि इफ ऑल द इंटरनल लोडिंग का मतलब बोल सकते हैं और मेंबर फोर्सेस, क्या बोल सकते हैं उसको, मेंबर फोर्सेस, ठीक है। एंड ऑल द सपोर्ट रिएक्शंस इन एनी स्ट्रक्चर कैन बी फाइंड आउट यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स, देन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टैटिकली डिटरमिनेट। यदि हम किसी भी स्ट्रक्चर को, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा, यानी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो बोलते हैं हम इसको, उसके द्वारा उस स्ट्रक्चर की इंटरनल फोर्सेस को या उसके मेंबर फोर्सेस को और उसकी सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं, तो उसको स्टैटिकली डिटरमिनेट बोलते हैं। अदरवाइज अगर हम उनको नहीं फाइंड आउट कर पाए तो क्या बोलेंगे, उसको स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ठीक है। अब इंटरनल लोडिंग क्या होती है, सपोर्ट रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स क्या होती हैं, इसमें से आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि इंटरनल लोडिंग क्या होती है, सपोर्ट रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स क्या होती है, ठीक है। उसमें से काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स क्या होती हैं और सपोर्ट रिएक्शन क्या होती है, ये भी आप लोगों को पता होगा, मगर इंटरनल लोडिंग का कुछ बच्चों को आइडिया नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको इनके बारे में यहाँ ब्रीफ बताऊंगा। ब्रीफ में मतलब कि कौन कितने टाइप की सपोर्ट रिएक्शन होती हैं, कितनी इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स होती है, ठीक है, और कितनी इंटरनल लोडिंग होती है किसी भी मेंबर में, ये बीम हो, आपका फ्रेम हो, ठीक है, या ट्रस हो, उसमें कितनी इंटरनल लोडिंग फाइंड होती है, ठीक है। अब इन चीज़ों को जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिन ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको ये सब चीज़ें पता हैं और मैं उनको एक्सप्लेन करने लगूँ तो उनके लिए लेक्चर ये बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। आप लोग केवल जिनको नहीं आता है, समझ रहे हो, ये जिनको नहीं आता है वो पहले ये जो लेक्चर है सेकंड वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। नहीं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें इंटरनल लोडिंग इतनी होती है या टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है, इसके थ्रू क्वेश्चंस करना। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आपको ये तीनों चीज़, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स, सपोर्ट रिएक्शन और इंटरनल लोडिंग, वो एक्सप्लेन कर दूंगा, उनको आप डिटेल में पढ़ना, फिर क्वेश्चन लगाना, तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे ने ये चीज़ पढ़ रखी है उसका टाइम वेस्ट ना हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है वो अपना नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ ले। एक्सप्लेन तो मैं यहाँ भी करूँगा, मगर डिटेल में जो एक्सप्लेन करूँगा वो उसके लिए अलग लेक्चर बना दूंगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी बच्चों को, ठीक है। पहला मैं लेता हूँ आपका क्या, सपोर्ट इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स का मतलब क्या है कि जितने भी आपके सपोर्ट रिएक्शन है या मेंबर फोर्सेस है उनको फाइंड करना, ठीक है। जो हमारी इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स होती हैं वो 2D में जो होती हैं वो कितनी होती हैं हमारी, 2D में तीन होती हैं। कितनी होती हैं, तीन होती हैं। इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स जो होती हैं 2D में वो कितनी होती है, तीन होती है। कौन कौन सी, समीशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि समीशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन जीरो, समीशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन जीरो, और मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। अगर आप इन तीन इक्वेशन को किसी भी स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते हो और इन इक्वेशंस के द्वारा आप सपोर्ट रिएक्शन को और इंटरनल लोडिंग को यानी मेंबर फोर्सेस को फाइंड कर लेते हो तो वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा, अदरवाइज वो इनडिटर्मिनेट होगा। अब मैं बात करूँ 3D, 3D में ये जो इक्वेशन होती हैं वो 6 होती हैं। कितनी होती हैं, 6 होती हैं। 6 इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, समीशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन जीरो, समीशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन जीरो, समीशन ऑफ फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन जीरो। इसी तरह से समीशन ऑफ मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन जीरो, समीशन ऑफ मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन जीरो, और समीशन ऑफ मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। ये स्पेस यानी 3D की बात हो रही है, तो इसमें हम तीनों डायरेक्शन आ जाएंगे। डायरेक्शन कैसे होती है हमारी, ये तो एक्स हो गई, ये वाई हो गई, और ये आपकी जेड हो गई। यानी कि इन तीनों 3D में, यानी कि तीनों डायरेक्शन की बात हो रही है, एक्स की भी, वाई की भी और जेड की भी। और ये सब सोच रहे होंगे सर 2D में जेड क्या कर रहा है। जब मैं आपको इंटरलोडिंग बताऊंगा तो आपको ये चीज़ बताऊंगा, वो आपको वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि जो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स होती हैं वो 2D में 3 होती हैं और 3D में 6 होती हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद दूसरा मैं क्लियर करता हूँ, सपोर्ट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला लेते हैं हम रोलर सपोर्ट। क्या लेते हैं? रोलर सपोर्ट। ठीक है, और इस रोलर सपोर्ट को हम और भी बोलते हैं रोकर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट या फिर रोकर सपोर्ट। इसका दूसरा नाम है सिंपली सपोर्ट। सिंपली सपोर्ट। और इसको या बोलते हैं हम फ्री सपोर्ट। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नाम लिखा आता है तो आपको ये समझ जाना है कि ये सिंपल सपोर्ट यानी सिंपली सपोर्टेड बीम की बात हो रही है या फिर रोलर सपोर्ट की बात हो रही है, तो आपको पता लग जाना चाहिए रोकर सपोर्ट। ठीक है, अब ये होती कैसी है इसको देखो। सपोज करिए ये आपकी कोई बीम है और ये कंटिन्यू है। ये जो निशान होता है कंटिन्यूटी का, मतलब बीम आगे कंटिन्यू है, मतलब बीम खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अब ये कोई भी आपका रोलर सपोर्ट है, इसका जो निशान होता है वह इस तरह से होता है। अगर आपको कोई भी डायग्राम देगा तो और आपको इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रखी है तो समझ जाइए क्या है वो रोलर सपोर्ट है। और ये आपको पता ही है डायरेक्शन सेंस, ये जेड होता है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। इतना आपको समझ में आया। अब जो रोलर सपोर्ट होता है उस रोलर सपोर्ट में जो क्या होती है, ये जो आपका क्या है आपका थीटा। थीटा का बोलते हैं हम रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशन। ठीक है, अब ये जो रोलर सपोर्ट है इसको आप घुमाओगे तो यहाँ घूम जाएगा, यानी कि रोटेशन अलाउड करेगी। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक सपोर्ट एक्शन में छोटा सा स्टेटमेंट याद रखना, आपको कभी भी सपोर्ट एक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। क्या होता है कि रिएक्शन इज डेवलप्ड, रिएक्शन इज डेवलप्ड ड्यू टू ड्यू टू restraining of deformation, restraining of deformation at support। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका जो रिएक्शन वहीं डेवलप होगी जहां पर आपका सपोर्ट जो है उसको घूमने से या उसको मूव होने से रोक रहा है। ठीक है, रिस्ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? उसको रोकना। क्या? रोकना, या फिर बोल सकते हैं स्टॉप, उसको रोक रहा है। डिफॉर्मेशन बोल दो या फिर बोल दो उसको मूवमेंट, यानी इसके जो मूवमेंट है उसको रोक रहा है। अब देखो ये जो रोलर सपोर्ट लग रही है इसको आप रोटेट करोगे तो यानी कि क्या होगा? घूम जाएगा ये 2D में आप ध्यान रखना। अगर इसे घुमाओगे तो घूम जाएगा, यानी कि रोटेशन अलाउड हो जाएगी। ठीक है, रोटेशन अलाउड हो जाएगी तो रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। ठीक है, इसको आप हॉरिजॉन्टली मूव कराओ ऐसे, इस तरह से, तो ये मूव हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो जो डेल्टा एक्स है इसको बोलते हैं हम, ये तो हो गया आपका रोटेशन, और इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशनल मूवमेंट। ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल मूवमेंट। इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशनल मूवमेंट। ठीक है, अगर कोई बीम रोटेट हो रही है तो मतलब क्या है कि उसको कोई रिस्ट्रेन ही नहीं कर रहा है, मतलब वो घूम सकती है, तो क्या होगा? रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। रिएक्शन वहीं डेवलप होगी जहाँ पर उसको कोई चीज़ रिस्ट्रेन कर रही है, यानी कि रोक रही है। तो उसका रोटेशन तो अलाउड है, रोटेशन तो घूम जाएगा ये। ठीक है, और ट्रांसलेशन मूवमेंट क्या है इसका? ये एक्स डायरेक्शन में घुमाओ उसको, ये भी घूम जाएगी। डेल्टा एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? इस ट्रांसलेशन मूवमेंट होगा इसका, ये भी घूम जाएगी। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में उसको घुमा सकते हो? नहीं घुमा सकते, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है आपका एक क्या लग रही है? रिस्ट्रेनिंग सपोर्ट लग रही है। ठीक है, वो है आपका आर वाई। समझ में आ गया? तो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आपका वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन मूवमेंट नहीं हो सकता, तो इसीलिए क्या होगा इसका?
इसमें रिएक्शन होगी वो कितनी होगी, वो 1 होगी 2D में, ठीक है। और 3D में कितनी होगी इसकी, 3D में भी क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है। समझ में आया इतना? यानी कि रिएक्शन डेवलप ड्यू टू रिस्ट्रेनिंग ऑफ डिफॉर्मेशन एंड सपोर्ट, यानी कि जहां पर उस सपोर्ट का मूवमेंट रुक रहा है, यानी उसको कुछ रोक रहा है, उसका मूवमेंट नहीं हो सकता, वहीं पर रिएक्शन जनरेट होगी। यानी क्या होगा, जो इस क्वेश्चंस में जो आपको दिख रहा है आर वाई डायरेक्शन, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मूवमेंट नहीं हो सकता, तो रिएक्शन डेवलप होगी आर वाई। समझ में आए ना? यहाँ रोटेशन हो सकता है, डेल्टा एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मूवमेंट हो सकता है, तो यहाँ रिएक्शन जनरेट नहीं होगी, ठीक है। ये टिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है, रोटेशन भी हो सकती है, ट्रांसलेशन मूवमेंट हो सकता है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। इसी तरह से क्या होगा, आर वाई डायरेक्शन में क्या हो सकता है आपका, ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, सॉरी नहीं हो सकता, इसलिए रिएक्शन यहाँ पर जनरेट होगी। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर एक रिएक्शन होगी हमारी, ठीक है, 2D और 3D में। दूसरा जो हमारा आता है, दूसरा हमारा आता है आपका हिंज सपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको, हिंज सपोर्ट, या फिर बोलते हैं उसको पिन सपोर्ट, ठीक है। हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट कैसा होता है, इसका जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें जो रिएक्शन डेवलप होंगी वो कितनी होंगी, देखो, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, आर एक्स आर वाई। तो इस पर रिएक्शन कितनी होगी, दो होंगी 2D में, और 3D में कितनी होगी आपकी, 3 होंगी। ये चीज़ याद रख लेना, किस पे कितनी सपोर्ट रिएक्शन जनरेट होती हैं। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्रेशन चाहिए तो मैं इसका बना दूंगा नेक्स्ट लेक्चर, जो भी लेक्चर होगा इससे अगला, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप इसको याद रखना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तुरंत, ठीक है। इसी तरह से क्या आगा आपका, हिंज हो गया, हिंज के बाद आपका क्या आता है, फिक्स सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट में आपका जो होता है, 2D में कितनी होती है, 2D में आपकी होती है 3 रिएक्शन, और 3D में क्या होता है आपका 6 रिएक्शन, ठीक है। इसका जो साइन होता है, साइन देखिए इस तरह से, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें क्या होगा, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, यानी ट्रांसलेशन मूवमेंट नहीं हो सकता, रिएक्शन डेवलप्ड होगी आर वाई। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या होगी रिएक्शन आर एक्स। और ये घूम भी नहीं सकती है, यानी कि ये मूव रोटेशन भी नहीं हो सकती यहाँ पर, तो इसका मूवमेंट जनरेट होगा एम जेड। तो इसलिए रिएक्शन क्या होगी, ये 3 रिएक्शन डेवलप होंगी 2D में, हम 2D के केस ही दिखा रहे हैं, ठीक है। 3D में 6 हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको पता लग गया, इतना आपको याद रखना है। रोलर में एक सपोर्ट जनरेट होती है 2D में, और हिंज पे 2 होती हैं, और फिक्स सपोर्ट पे 3 होती हैं, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया। अब और आगे बढ़ते हैं, जो डिफरेंट टाइप की सपोर्ट होती है उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। वो केवल 2D के लिए पढ़ी जाती हैं, तो हम उनको केवल 2D के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है आपका इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन बाद में करूँगा। जिसको पता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो नेक्स्ट लेक्चर देख लेंगे। या मोमेंट रिलीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट रिलीज सपोर्ट। इसी तरह से एक आपका होता है क्या, वर्टिकल, वर्टिकल स्लाइडर, और होता है शेयर रिलीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शेयर रिलीज। उसके बाद क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्लाइडर, हॉरिजॉन्टल स्लाइडर और हॉरिजॉन्टल स्लीव, और बोलते हैं उसके एक्सियल फोर्स रिलीज सपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल फोर्स रिलीज सपोर्ट, ठीक है। ये आपको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट होती है, मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ कि इसमें कितने कितनी होती हैं। ये आपको जिसको याद होती है अच्छी बात है, जिसको समझना है कि मैं तो समझ के याद करूंगा, वो लेक्चर में देख लेना आप दूसरे में, ठीक है। जिस पे रिएक्शन होती है ये सब 2D के केस में पढ़ी जाती है, ऑल 2D के केस में, सब ये 2D के केस में है, 3D में नहीं पढ़ते इनको, ठीक है। क्वेश्चंस भी आपको 2D में मिलेंगे, देख लेना।
जो रिएक्शन होती हैं इस पे दो होती हैं, ठीक है। और वर्टिकल स्लाइडर इस पे भी कितनी होती हैं आपकी, दो रिएक्शन होती है। उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल स्लाइडर, इस पे भी कितनी होती हैं आपकी, दो रिएक्शन होती हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और इनके डायग्राम में आपको बता देता हूँ एक बार कैसे कैसे होते हैं। ये कोई भी आपका फिक्स बीम है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका फिक्स बीम है, तो इसमें जो आपको इंटरनल हिंज दिखाएगा ना वो इस तरह से दिखाएगा, आपको एक डॉट का निशान दे देगा, तो ये क्या है आपका इंटरनल हिंज। इसको याद करने का तरीका क्या है कि हिंज सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन होती है, 2D में 2 होती है, तो इसमें भी क्या होती है, इंटरनल हिंज पे 2 होती है। फिर आता है वर्टिकल स्लाइडर। सपोज करिए आपका क्या है, ये वर्टिकल स्लाइडर है, ये इस तरह से होता है आपका वर्टिकल स्लाइडर। ये कोई भी आपकी बीम है इस तरह से, ठीक है। ये कंटिन्यू है आपकी इस तरह से भी, ठीक है। इस पर जो रिएक्शन लगती है एक तो ऐसे लगती है, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, अगर इसमें आप रिएक्शन लगेगी वर्टिकल डायरेक्शन तो अप एंड डाउन हो जाएगा ये, मगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये रिस्ट्रेन करेगा मूवमेंट को, ट्रांसलेशन मूवमेंट को, इसलिए रिएक्शन डेवलप हो जाएगी। और क्या होगा यहाँ पर, ये घूम भी नहीं सकता, यानी कि रोटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन ये डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका हॉरिजॉन्टल स्लाइडर। हॉरिजॉन्टल स्लाइडर देखिए, सपोज करिए आपका ये कोई इस तरह का है, ये आपका होगा एक तो ये इस तरह से होगा, थोड़ा गलत बन गया है, इसको सही से बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये क्वेश्चंस के लिए याद करनी है, और जिनको समझना है वो मैं बता चुका हूँ, अब उसको बच्चा समझ ले, जो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल एक्सप्लेन करके, ठीक है। या तो आपको हॉरिजॉन्टल साइड, आप देखो उसका वर्टिकल मूवमेंट तो हो नहीं सकता, तो एक डायरेक्शन क्या होगी डेवलप्ड आपकी, वर्टिकल डेवलप होगी ऐसे, ठीक है। और क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो जाएगा तो रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। मैंने कहा जहाँ पर रिस्ट्रेन होगा, यानी कि जहाँ रोक रहा है, जहाँ मूवमेंट नहीं होगा वहीं पर रिएक्शन डेवलप्ड होगी, तो यहाँ वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा तो रिएक्शन डेवलप्ड होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। और रोटेशन नहीं होगी तो इसलिए क्या होगी, एम जेड मूवमेंट लगेगा, ठीक है। ये आर वाई, समझ में आया। इसी तरह से यहाँ पे भी एम जेड और ये आर एक्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको हॉरिजॉन्टल स्लाइडर क्या होता है, इस पर दो रिएक्शन होती है, वर्टिकल स्लाइडर पे आपकी दो होती हैं, और इंटरनल हिंज वहाँ पे दो जनरेट होती हैं। आपको रिएक्शन के बारे में पता लग गया है कि, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स के बारे में पता लग गया है। अब मैं आपको एक छोटा सा नोट करके लिखवाता हूँ इंटरनल लोडिंग के बारे में, वो आपको याद करना है, ठीक है। तो सपोज करिए ये कोई आपके एलिमेंट है, मैं इनको एक्सप्लेन कर दूँ आपको सबको ईजिली। पहले मैं आपको इंटरनल लोडिंग कंसेप्ट समझाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद आपको ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है इनको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में। इनको नहीं समझ में आया देखना, नहीं तो अगर जिन बच्चों को समझ में आ रहा हो वहीं से देख ले। इंटरनल लोडिंग, ठीक है। एलिमेंट में आपका हो सकता है, देखो ये आपका इस तरह से एक टेबल बना लेना, 2D और 3D के लिए, दोनों के लिए बता दूंगा। 2D के लिए है और ये 3D के लिए, जिनको नहीं पता है वो देख लो। क्या होता है यहाँ पे, अगर आपका एलिमेंट है बीम, उसके लिए 2D में कितनी होगी 3, और 3D में हो जाएगी 6 इंटरनल लोडिंग। इसी तरह से फ्रेम, फ्रेम में भी 3 रहेंगी और इसमें 6 हो जाएंगी। इसी तरह से आपका आता है ट्रस, ट्रस में एक इंटरनल लोडिंग होगी, और यहाँ पर भी 3D में भी एक होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है।
आई थिंक आपको सपोर्ट रिएक्शन और इक्वेशन स्टैटिक्स के बारे में, इंटर लोडिंग के बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रो मिल गया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डीएस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये जो बच्चा इसको पढ़ेगा उसको थोड़ा रिकॉल हो जाएगा चीज़ें, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी यानी कि डीएस। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। ठीक, अब डीएस होता क्या है, इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है ना डीएस का, वो मैं आपको बताता हूँ। डीएस होता है आपका, ये तो पता ही है आपको डीएस का फॉर्मूला क्या होता है। डीएस को हम लिखते हैं डीएस इज इक्वल्स टू डी एस ई प्लस डी एस आई। ठीक है, डी एस ई इज इक्वल्स टू डी एस आई, और डीएस होता है आपका टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ अननोन मेंबर फोर्सेस यानी कि इंटरनल लोडिंग एंड सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, मैंने आपको तभी वो चीज़ें बताई थी, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स 2D में कितनी होती हैं, 3 होती हैं, और 3D में 6 होती हैं। इसी तरह से मैंने आपको सपोर्ट रिएक्शन के बारे में बताया ताकि आप चीज़ें सॉल्व कर सको। ठीक है, सॉल्विंग ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि उसमें मेंबर फोर्सेस सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड करना है। किसी भी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने का मतलब हमारा यही होता है। ठीक है, अब डी एस ई क्या होता है आपका। डी एस ई डी एस ई होता है आपका नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, जब हमें डी एस पता लग डी एस सी पता लग जाएगा, और डी एस आई कैसे निकलेगा, डी एस माइनस के डी एस पी। समझ में आ गया भाई इतना आपको। जब आपका डी एस क्या है, आपका डी एस है आपका डी एस ई इज इक्वल टू डी एस आई, और डी एस आई क्या है आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरनल इंडिटर्मिनेसी, और क्या डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी। ठीक है, समझ में आ गया, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी और डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनेसी। जब आपको डी एस ई पता लग गया, ठीक है, तो डी एस आई पता लग जाएगा। ठीक है, इन फॉर्मूले से, ये फॉर्मूले अब ये इंपॉर्टेंट है, इनको लिखते चलना। ठीक है, और जो हम डी एस पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रेम के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे, फ्रेम के लिए। हेडिंग लाइए डी एस और फ्रेम। अब फ्रेम्स का जो भी आएगी डीएस उसको कैसे फाइंड करें, इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। दो मेथड होते हैं, दो मेथड कौन कौन से होते हैं। पहला मेथड जो होता है आपका, एक होता है ओपन ट्री मेथड। ओपन ट्री मेथड ये बहुत ही शॉर्ट मेथड होता है, इसको आप डायरेक्टली यूज़ करोगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा विदाउट एनी
कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक होता है कन्वेंशनल मेथड, जो आप सब यूज़ करते हैं, जो MIJ की फॉर्म में होता है, कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे DS फाइंड करने के लिए फ्रेम की। ठीक है, तो पहला मेथड हम लेते हैं ओपन ट्री मेथड। कौन सा? ओपन ट्री मेथड। फर्स्ट वन क्या है हमारा? ओपन ट्री मेथड। ठीक है, अब यहाँ से हमें DS फाइंड आउट करनी है। DS इजिकल्स टू क्या होगा आपका? एक फॉर्मूला होगा आपका 3C माइनस के आर डैश, 3C माइनस के आर डैश है, 3C माइनस आर डैश। ठीक है, ये किसके वजह होता है आपका? एक होता है आपका DS इजिकल्स टू 6C माइनस के आर डैश। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले दोनों के दोनों। ठीक है, फॉर्मूला भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्ट फॉर्मूले हैं। ठीक है, जो पहला फॉर्मूला होता है ये किसके लिए होता है? ये 2D फ्रेम्स और प्लेन फ्रेम। 2D को क्या बोलते हैं हम? प्लेन फ्रेम भी बोलते हैं। समझ में आ गया? ये किसके लिए हो जाएगा आपका? 3D फ्रेम और स्पेस फ्रेम। ठीक है, 3D को क्या बोलते हैं हम? स्पेस फ्रेम। अगर आपको स्पेस फ्रेम लिखा आ जाए तो आपको समझ जाना कि 3D की बात हो रही है, जहाँ प्लेन फ्रेम लिखा जा जाए समझ लेना वहाँ पर 2D की बात हो रही है। अब सी क्या होता है इसमें? सी होता है आपका नंबर ऑफ कट्स, नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू मेक द स्ट्रक्चर, to make the structure like an open tree। ठीक है, हमें ऐसे कितने कट लगाने हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है एक ओपन ट्री की तरह दिखने लगे। अभी मैं बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर आता है आपका आर डैश। आर डैश क्या होता है आपका? नंबर ऑफ रीस्ट्रेन, नंबर ऑफ रीस्ट्रेन रिक्वायर्ड टू मेक द स्ट्रक्चर, rigid at all the joints। ठीक है, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, समझ रहे हो? और ओपन ट्री का क्या मतलब है, रिस्ट्रेन का क्या मतलब है, इनका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो आपको ओपन ट्री है ना, ये ओपन ट्री जो आपको दे रखा है ओपन ट्री, इसका क्या मतलब है? हमें स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि इसमें हमारे दो एम रहेंगे ओपन ट्री बनाने के लिए। किसी भी स्ट्रक्चर को ओपन ट्री की तरह बिहेव करने के लिए हमारे दो एम रहेंगे। ठीक है, क्या होना चाहिए? इसका एक तो एक ही रूट होना चाहिए, यानी उसकी जड़ जो है वो एक ही होना चाहिए। समझ में आएगा? हैज गॉट ओनली वन रूट, एक रूट होना चाहिए। ठीक है, और जो ब्रांच होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाना चाहिए, मतलब कोई भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए आपका। ब्रांच शुड नॉट मेक लूप। लूप का मतलब क्या है? कुछ भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए आपका। समझ रहे हो? अब क्या होता है कि नंबर ऑफ रीस्ट्रेन रिक्वायर्ड, रीस्ट्रेन का मतलब आपको मीनिंग बताया था कि फिक्स करना, यानी कि उसका मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो, किसी भी डायरेक्शन में मूव ना कर सके। ठीक है, तो एक एग्जांपल लीजिए इसका। एग्जांपल हमने कोई लिया, सपोज करिए ये फिक्स हमने एक बीम लिया। ठीक है, एक यहाँ पे लगा दिया हमने रोलर सपोर्ट।
ठीक। अब ये जब हमने ले लिया, देखिए यहाँ पर कितनी रिएक्शन है, ये फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर इसका मूवमेंट क्या है, ये एक तो है, तो क्या आपकी 2D बीम, क्या है आपकी 2D बीम है कोई। अब इसमें जो रिएक्शन जनरेट होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, अब जब 3 रिएक्शन इसमें जनरेट होती हैं और तीनों डायरेक्शन में उसका मूवमेंट क्या है, यहाँ पर 0 है, यानी कि घूम ही नहीं सकती, ये ऑलरेडी पहले से ही रिस्ट्रेन है। समझ रहे हो, एक तरह से रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को फिक्स करना, यानी इसको फिक्स बीम की तरह ट्रीट करना, ये तो ऑलरेडी फिक्स है। तो इसके लिए आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, रोलर सपोर्ट। अब रोलर को फिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 रिएक्शन और चाहिए। रोलर पे तो क्या है, पहले से एक ही है, ये क्या है आपका रोलर सपोर्ट। यहाँ पे एक रिएक्शन तो पहले से, अब इसको फिक्स करने के लिए हमें कौन कौन सी चाहिए, 2 रिएक्शन चाहिए। हमें फिक्स करने के लिए, हमें फिक्स करने के लिए 2 सपोर्ट चाहिए, 2 सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अब 2 सपोर्ट कैसी होंगी ये भाई, वर्टिकल तो इस पे पहले से लगा हुआ है, इस पर तो एक रिएक्शन पहले से जनरेट हुई हुई है। हमें तो क्या है कि 2 रिएक्शन और चाहिए। अब फिक्स बीम में कितनी रिएक्शन होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल लगेगी इस पे ये एक्स्ट्रा, और एक आपको क्या लगेगा, एक मोमेंट लगेगा एम, ये आर एक्स, ये 2 रिएक्शन में एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ पर। इसको रीस्टेंड करने के लिए, यानी कि इसको फिक्स बनाने के लिए हमें 2 रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आर डैश की वैल्यू हो जाएगी। अब ये सी का मतलब क्या, कट। अब इसको आप फॉलो करना क्वेश्चंस में, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैं आपको इस पर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसमें आप क्वेश्चन करोगे आपको यही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको इस तरह से, यहाँ फिक्स है, फ्रेम का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी फिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड डी एस ऑफ 2D फ्रेम, या बोल सकते हो प्लेन फ्रेम, प्लेन फ्रेम यूजिंग ओपन ट्री मेथड, आल्सो फाइंड DSE, यानी क्या, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, एंड DSI, डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी। ठीक है, जितना हमने पढ़ा, ठीक है, उन चीज़ों को आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे कैसे करेंगे, अब देखिए जरा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्या है आपका, फिक्स बीम है, ये क्या है आपका बीम, सॉरी फिक्स सपोर्ट है, और ये भी क्या है आपका, ये भी फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है आपकी फिक्स सपोर्ट है। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर ये आपका क्वेश्चन है इस तरह से, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में हमारा फाइंड करवा रहा है, ये यहाँ पे फिक्स है, ये भी फिक्स है यहाँ पर, ये इंटरनल हिंज नहीं है, कभी इनको इंटरनल हिंज समझो, ये फिक्स है, जॉइंट जो है यहाँ फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है, समझ में आया। अब ये क्या आपके जॉइंट्स, ये जॉइंट्स हैं, और ये जो होते हैं आपके, ये इन्हें बोलते हैं मेंबर। ठीक है, अब देखो ये फिक्स बीम है, फिक्स बीम पे कितनी रिएक्शन होती है, 2D में, हम 2D की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था फ्रेम के लिए, और वो तो इंटरनल लोडिंग थी, मगर हम फ्रेम की बात करेंगे, सपोर्ट की बात करेंगे, तो फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन होती है, 3 होती है। एक तो ये वर्टिकल सपोर्ट होगी, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होगी, और एक मूवमेंट लगेगा। इसी तरह से एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो 3 तो यहाँ पे होगी आपकी रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, और 3 यहाँ पे हो गई। ठीक है, ये क्या है आपकी सपोर्ट रिएक्शन, क्या है सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, अब मुझे इसको ओपन ट्री वाला जो मैंने बताया था, कट कैसे लगाया कि इसको एक तो रूट हो और कोई भी लूप ना बने। देखो एक ये लूप बनना है पूरा,
ठीक है, ये जो पूरा बनना है ना, ये इस तरह से एक पूरा लूप बनना है, समझ रहे हो ना। एक तो मुझे ये लूप नहीं बनाना है, ठीक है, मतलब कोई भी लूप नहीं होना चाहिए। और इसकी क्या है, एक जड़ होनी चाहिए। इसकी दो रूट हैं, जो फिक्स सपोर्ट है, दोनों कैसे काम कर रही हैं, ये इसकी रूट की तरह काम कर रही हैं ये। भाई एक रूट तो इसकी ये हो गई, और एक रूट ये हो गई। इसकी दो रूट है, मगर हमें क्या चाहिए, एक रूट बनानी है और कोई भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने एक कट तो यहाँ लगा दिया और एक कट यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या लग रहा है, हमने कट लगा दी, एक कट यहाँ हो गया, एक कट यहाँ लगा दिया। अब जब से कट लगाओगे तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह दिखेगा। कट लगने के बाद स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह दिखेगा, समझिए, ये हमने कट लगा दिया। ठीक है, तो हमारा एक तो फॉर्मूला क्या है वो उसको देखते हैं। डी एस क्या होता है हमारा, 3c माइनस के आर डैश। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कट क्या है, यानी कि जो सी की वैल्यू वो कितनी हमारी, दो, हमने दो ही तो कट लगाए, एक कट ये लगाया और एक कट ये लगाया, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, दो। तो रही बात किसकी, आर, आर डैश। आर डैश क्या है आपका, आर डैश क्या है यहाँ पर, जीरो, क्योंकि क्या है, ऑल दी रिजिड, ऑल दी जॉइंट्स क्या है आर के, रिजिड, यानी कि सभी जॉइंट जो है आपके वो रिजिड है। आर डैश क्या होगा, जीरो, बिकॉज ऑल दी जॉइंट्स आर रिजिड। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें जो सारे जॉइंट्स क्या हैं, जो मैंने आपको जॉइंट्स बताए हैं, वो जॉइंट्स क्या हैं, सारे आपके रिजिड हैं। क्या हैं, रिजिड। समझ में आया, तो आर डैश की वैल्यू क्या होगी, जीरो। भाई हमें तो रीस्ट्रेन करना था, ये तो पहले से रीस्ट्रेन है, तो आर डैश की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, यानी कि फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, ये भी फिक्स की तरह काम करेगा, ये भी फिक्स की तरह, ये भी रिजिड है, ये भी रिजिड है, ये भी रिजिड है। मतलब क्या है, ये जॉइंट भी रिजिड, ये 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 भी रिजिड। तो आर डैश की वैल्यू क्या होगी, आर डैश की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि सारे जॉइंट रिजिड की तरह काम कर रहे हैं। तो आर डैश की वैल्यू जीरो रखो, तो डी एस कितना हो जाएगा आपका, 3 × 2 माइनस के जीरो। ठीक है, 3 × 2 माइनस के जीरो, तो क्या हो जाएगी, डी एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। ये तो हमारा क्या हो गया, डी एस। डी एस कितना आ गया आपका, 6 आ गया। समझ में आया। अब डी एस सी कैसे निकालोगे, डी एस सी होता है आपका टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस के टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब सपोर्ट रिएक्शन बताओ कितनी है यहाँ पर, मैंने कितनी बताई थी, तीन तो ये हो गई, ये वाली, और तीन ये हो गई, तो कितनी होगी सपोर्ट रिएक्शन आपकी, 6। समझ में आया, सपोर्ट रिएक्शन कितनी होगी आपकी, टोटल 6 हो गई, माइनस के टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स। हम 2D की बात कर रहे हैं, और 2D में इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स कितनी होती हैं, 3। ठीक है, तो डी एस ई कितना हो जाएगा आपका, 3। डी एस ई 3 आ गया, उसके बाद डी एस आई कैसे निकलोगे, वो जाएगा टोटल में डी एस माइनस के डी एस ई। अब डी एस आई निकाल दो, डी एस आई कितना हो जाएगा आपका, डी एस आई कितना, 6, और डी एस सी कितना आपका 3, तो कितना आ जाएगा आपका 3। तो हमारा क्या हुआ कि जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है वो 6 है, और डी एस कितना आ गया हमारा, डी एस सी एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी 3 आ गया, और इंटरनल इंडिटर्मिनेसी कितना हो गया आपका, 3 आ गया। ठीक है, तो हमारा डी एस फाइंड हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को डी एस फाइंड करना आ चुका होगा फ्रेम के लिए, इस मेथड से, ओपन ट्री मेथड से। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी सजेशन और फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट करिए। ठीक है, ईमेल कर दीजिए, अगर आपको मेरे चैनल पे आपको ईमेल मिल जाएगा, आपको ऊपर लिखा हुआ पेज पर, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो बाकी जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे कई सारे जो प्रीवियस ईयर स्टेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है, और ईएससी में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, नमस्कार।